हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारी थर्ड पोइम द वॉइस ऑफ द रेन करेंगे। पोइट हैं इनके वॉल्ट विटमैन, जो कि एक अमेरिकन पोइट थे। बहुत ही ज़्यादा फेमस पोइट थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा नेचर के बारे में लिखा है और अपने आप को नेचर के साथ जोड़ने का भी काम किया है और अपने आप को उस नेचर में सम्मिलित करके इन्होंने अपनी पोइट्री को लिखा है। इनकी जो पोइट्री थी बहुत ज़्यादा सिंबॉलिकल थी। सिंबॉलिज़म का काफ़ी इन्होंने यूज़ किया है और इन्होंने ऐसे सिंबॉलिज़म का यूज़ किया है कि जिसके द्वारा शब्दों को नहीं कर सकते। कि पोइट जैसे सिंबल यूज़ करता है वो एक अलग सा उसका मेथड है और कम्युनिकेशन का भी है। और यहाँ उसने इस पोएम में भी ऐसा ही कुछ किया है कि बारिश के साथ एक इमेजिनरी कम्युनिकेशन की बात की है। कि यहाँ जो सारी पोएम है एक इमेजिन के ऊपर डिपेंड है कि किस प्रकार उसने वॉइस रेन से पूछा कि आप कौन हो, तो वॉइस जवाब देती है कि मैं कौन हूँ, अपनी आइडेंटिफिकेशन बताती है। तो ये सारी एक सिंबल की तरह यूज़ हुआ है। और यहाँ उसने नेचर के बारे में बताया है कि किस प्रकार हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। तो यहाँ वो क्या पूछता है, स्टार्ट करते हैं। एंड हु आर्ट दो सैड आई टू द सॉफ्ट वाल फॉलिंग शावर। दाउ मीन्स यहाँ क्या है, दाउ पोइट्री में यू को यूज़ करते हैं। दाउ क्या है यहाँ, यू। हु आर्ट, आर्ट का मीन्स क्या है, आर। पोइट्री बनाने के लिए उन्होंने यूज़ किया है। सॉफ्ट फॉलिंग, जो कि कोमल सी बारिश गिर रही हैं उनके बारे में पूछता है। तो यहाँ ये जो सारी पोएम है वो ट्रांसलेटेड की गई है। विच स्टेज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड। ट्रांसलेटेड मीन्स कि दूसरी लैंग्वेज में इसको अनुवाद किया गया है। जब पोइट क्या कहता है कि यहाँ एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करता है कि किस प्रकार वो बारिश से पूछता है कि तुम कौन हो। तो बड़ी अजीब बात है, कहता है कि मुझे उन्होंने जवाब दिया और जो कि मैंने नीचे डिस्क्राइब किया हुआ है कि मैंने उनसे जब पूछा कि तुम कौन हो, तो सबसे बात हैरानी की थी मेरे लिए, स्ट्रेंज थी कि उन्होंने जवाब देना स्टार्ट कर दिया बारिश ने। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सैड द वॉइस ऑफ द रेन। अब जो बारिश की जो बूंदें हैं उन्होंने क्या कहा, द रेन सैड दैट इट वॉज द पोएम ऑफ द अर्थ एटर्नल आई राइज इम्पेलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इटर्नल जो कॉन्टीन्यूस, इम्पेलेबल जिसको हम कोई छू ना सकें, बॉटमलेस जिसकी कोई गहराई ना हो। अब वो क्या कहता है कि जो रेन है उसने क्या कहा, द रेन सैड दैट इट कीप्स राइजिंग एंटरनली आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। कि वो इसी धरती से ऊपर उठती है और अथाह सागर से बाहर निकलकर ऊपर की ओर जाती है। अपवार्ड टू हेवन वेंस वेगुअली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। वेगुअली मीन्स अनक्लियरली, कि अस्पष्ट रूप से कहाँ जाती है, कि वो ऊपर की तरफ उठ जाती है और स्काई की तरफ, हेवन यहाँ क्या, स्काई आकाश की तरफ ऊपर उठती है। और ऑल टुगेदर चेंज, और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि वहाँ बिल्कुल अलग हो जाती है, इसकी फॉर्म जो चेंज हो जाती है ऊपर जाकर। एंड येट द सेम, इसका आकार चेंज होने के बाद भी वो वही की वही रहती है। आई descend to lave the dross atomic dust layers of the globe। अब क्या कहते हैं कि डिसेंड नीचे आना, लेव धोना ना, उनको साफ करना, ड्रॉट्स सूखे को, एटॉमिक जो बिल्कुल छोटे छोटे कण हैं, और ग्लोब जो हमारी धरती है। वो क्या कहता है पोइट कि द रेन टेल्स दैट it comes down from the sky to bath the earth's dry lands and teeny particles and layers of dust।
कि वो यहाँ नीचे आती है सूखे को ख़त्म करने के लिए, सूक्ष्म कणों को धोने के लिए, और इस धरती पर जमी रेत को साफ करने के लिए वो नीचे आती है। एंड ऑल दैट इन them without me were seeds only latent unborn। latent मीन्स जो अस्पष्ट है, जो नज़र नहीं आ रहा। तो मैं अब वो क्या कहती है रेन कि जब मैं यहाँ नीचे आती हूँ तो मेरे बिना ये जो बीज जो धरती की गर्म में पड़े रहते हैं वो अंकुरित नहीं होते, और मेरे आने से ही, मेरी पानी को गिरने से ही वो अंकुरित हो जाते हैं। अनबोर्न जो ऐसे के ऐसे पड़े रहते हैं और मेरे आने के बिना ये नया जीवन नहीं ले सकते। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजन। वो क्या कहती है कि इट कीप्स गिविंग बैक लाइफ फॉर एवर टू द अर्थ फ्रॉम विच इट इज़ बोर्न। कि अब वो क्या कहती है कि धरती को निरंतर जीवन वो लगातार वापस देती रहती है, कि मेरे आने से जो अजन्मे बीज रहते हैं वो सारे जन्म ले लेते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। अगर मैं ना हूँ तो वो धरती पर नया जीवन ही ना शुरू हो, मेरे आने से धरती पर नया जीवन शुरू हो जाता है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं इसको बिल्कुल प्योर एंड ब्यूटीफुल कर देती हूँ। इस धरती को मीन्स क्या है कि उसकी जो पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर है उसको साफ़ करके मैं इस धरती को सुंदर बना देती हूँ, और मेरे आने से नया जीवन खिल उठता है। कहने का मीन्स क्या है कि बारिश के आने के बाद जो कि हरियाली और फूल पौधे सब अंकुरित हो उठते हैं और एक सुंदर सा वातावरण छा जाता है। For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, racked or unracked, duly with love returns। अब ये जो दो लाइनें हैं पोइट ने ब्रैकेट में क्यों रखी है, यहाँ उसने कंपैरिजन किया है कि रेन का म्यूजिक के साथ कंपैरिजन किया है। इसका जो ऊपर वाली लाइंस के साथ कोई संबंध नहीं है, केवल यहाँ उसने पोइट ने बारिश का और संगीत का संबंध बताया है। फोर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, वैंडरिंग मीन्स इधर उधर घूमना, बर्थ प्लेस घोंसला या जो पोइट्स हर्ट है उसके बारे में। यहाँ वो क्या कहता है, अब यहाँ वो पोइट को जो रेन को कंपेयर करता है एक गाने वाले पक्षी के साथ, और वो क्या कहता है कि रेन भी गाने वाले पक्षी की तरह ही है, और जैसे कवि के दिल से वो गाना निकलता है और कवि लगातार वो गाना गाता रहता है और गाते हुए धरती को आकर्षित करता रहता, अपने साथियों को आकर्षित करता रहता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके गाने को कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा, और गाना गाने की तरफ वो कोई ध्यान नहीं देता कि कोई उसे सुन भी रहा है या नहीं, और गाना गाकर वो संतुष्ट होकर अपने घोंसले की तरफ लौट आता है। और इसी प्रकार रैक्ड और अनरैक्ड ड्यूली विद लव रिटर्न, और इसी प्रकार बारिश भी ऐसी ही है कि इसका भी जन्म स्थान जो है उसी में आकर वापस समा जाती है, और गाना भी ऐसे ही है कि गीत गाकर यह वापस उसी के दिल में समा जाता है और कवि के दिल को पर खुश और पवित्र बनाए रखता है। एक अन्य ढंग से उसने ऐसी कंपैरिजन किया है अपने दिल के साथ भी और एक पक्षी के साथ भी, कि किस प्रकार गाने वाला पक्षी गाता रहता है लगातार और वो ध्यान नहीं देता कि उसे सुना जा रहा है या नहीं सुना जा रहा, और एक संतुष्टि के साथ अपने घोंसले में लौट जाता है। और कवि भी यही कहता है कि सुरों की बौछार, कवि अपना गीत गाते हुए सुरों की बौछार धरती पर करता है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उसकी तरफ ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा, और अपने जब गीत गा चुका होता है वापस उसके दिल में ही समा जाता है, जो कि वहाँ से जिस उसके दिल से ये जो गीत उत्पन्न होता है और वहीं आकर समा जाता है। तो बारिश भी ऐसी ही है कि इस धरती से ही उठती है, ऊपर जाकर एक बारिश का रूप लेकर फिर उसी धरती पर में ही आकर समा जाती है। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ हम कुछ अपोजिट पेयर ले लेते हैं वर्ड्स के।
वो अपोजिट वर्ड्स कौन कौन से होंगे? सबसे पहले तो लैंड, और लैंड का अपोजिट क्या होगा? सी। फिर हमारा है डे, डे का अपोजिट क्या होगा? नाइट। हमारा फर्स्ट क्या था? लैंड एंड सी, और सेकंड क्या होगा? डे एंड नाइट। ये हमारे अपोजिट वर्ड हैं। और फिर हमारे अपोजिट वर्ड कौन से होंगे? और रैक्ड और अनरैक्ड। और हमारे कौन कौन से होंगे? विदाउट और विद और विदाउट, सेम और चेंज्ड, सेम और चेंज्ड, विदाउट और विद, इन और आउट भी है इसमें। आउट और इन भी है इसमें, इन और आउट, विद और विदाउट, ये सारे हमारे क्या हैं? अपोजिट वर्ड्स हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह